वो लंगड़ी रानी, जिससे किसी को एक कदम पार करने की उम्मीद नहीं थी, उसने तमाम विरोधों को ऐसे लांग डाला जैसे कभी हनुमान जी ने समुद्र लांघा था। कश्मीर का चर्चित इतिहास राजतरंगिणी लिखने वाले कल्हड़ ने कश्मीर की महारानी दिद्दा के बारे में ये आखिरी टिप्पणी की थी। कश्मीर जितना खूबसूरत, उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास भी। महारानी दिद्दा के बारे में कहा गया है कि वो कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासक थी। उसके खौफ से पड़ोसी राजा भी डरते थे। वह शासन चलाने के लिए साम दाम, दंड और भेद चारों का इस्तेमाल करना जानती थी। उसने मर्दों की बिरादरी में खुद का वर्चस्व बनाए रखा। वह भी कम समय के लिए नहीं, बल्कि 40 साल तक कश्मीर के सिंहासन पर विराजमान रही। रानी दिद्दा को पुरुष सरदार इतने नापसंद करते थे कि वह उन्हें चुड़ैल और बदचलन तक कहने लगे थे। इसी से दिद्दा का नाम चुड़ैल रानी भी पड़ गया। दिद्दा को अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमताओं की वजह से कुछ इतिहासकार उन्हें रूस के जारशाही के दौर में प्रभावशाली रानी रही कैथरीन के नाम पर कैथरीन रानी भी कहते हैं। दिद्दा अपने दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेती थीं और किसी पर भी भरोसा नहीं करती थीं। चूंकि बाद में मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ तो कश्मीर के इतिहास से काफी छेड़छाड़ की गई। दिद्दा को चुड़ैल और बदचलन बताने की कोशिश की गई, जो सही नहीं है। दिद्दा लोहार वंश की थी, जो अब पुंछ के लोहरिन समुदाय के रूप में जानी जाती है। वह लोहार वंश के सिंहराज की खूबसूरत बेटी थी। हालांकि उसका एक पैर खराब था, जिस वजह से वह लंगड़ा कर चलती थी। कल्हड़ उसे चरणहीन कहता है। वह अपने साथ हमेशा वाल्गा नाम की एक लड़की को रखती थी, जो उसे चलने फिरने में मदद करती थी। उसी के नाम पर बाद में दिद्दा ने वाल्गा मठ बनवाया था। दिद्दा अपने एक हाथ में हर वक्त लोहे का कवच बांधे रहती थी। कश्मीर का एक राजा था, क्षेमेंद्र गुप्त, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह औरतों में दिलचस्पी रखता था, जुआ खेलता था और खास तौर पर सियार का शिकार करता था। वह चाहता था कि वह ऐसी महिला को अपनी रानी बनाए जो दिमागदार हो। ऐसे में जब उसने दिद्दा के बारे में सुना, तो उसने उसके विकलांग होने के बाद भी उससे शादी का प्रस्ताव रखा। 950 ईस्वी में दिद्दा की शादी हो गई तो वह श्रीनगर आई। दिद्दा के दिमाग और खूबसूरती पर फिदा क्षेमेंद्र ने शासन प्रशासन में अपनी रानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दिद्दा का क्षेमेंद्र पर इतना असर पड़ा कि उसने राजशाही सिक्कों पर भी दिद्दा क्षेमा नाम खुदवाना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बात ने कश्मीर के बाकी सरदारों को दिद्दा का दुश्मन बना दिया। 958 ईस्वी में एक समय क्षेमेंद्र सियार का शिकार करने निकले। उसी वक्त कश्मीर में एक बुखार कहर बरपा रहा था। क्षेमेंद्र भी उसकी चपेट में आ गए। उन्हें बारामुल्ला, जिसे तब वाराहमुला कहा जाता था, वहां के क्षेमा मठ ले जाया गया। हालांकि वहां पर उनकी मौत हो गई। दिद्दा ने फौरन साजिश, धोखे के बीच अपने बेटे को किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई। दिद्दा पर सती होने का दबाव भी डाला गया, मगर वह इन पैंतरों से घबराई नहीं। उन्होंने अपने बेटे अभिमन्यु को कश्मीर का ताज पहनाया और शासन की बागडोर बतौर संरक्षक के रूप में अपने हाथ ले ली। उस वक्त कश्मीर के दरबार में ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही थीं कि हर कोई एक दूसरे को संदेह की नजर से देखता था। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति फाल्गुना को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, वह भी पुंछ भाग गया। सबसे ज्यादा दिद्दा को क्षेमेंद्र की बहन के बेटे महिमान और पटाला का विरोध झेलना पड़ा, जो कश्मीर का राजा बनना चाहते थे। ऐसे वक्त में दिद्दा ने कश्मीर में प्रभुत्वशाली सामंतों को अपने पक्ष में करने के लिए घूस तक दिए, उन्हें बड़े बड़े पदों का लालच दिया। दिद्दा ने अपने सभी विरोधियों को बड़ी ही चतुराई से खात्मा करवा दिया। इन सब में दिद्दा का साथ दिया दरबार में प्रभावशाली नरवाहन और रक्का ने। हालांकि बाद में नरवाहन ने आत्महत्या कर ली और रक्का की भी मौत हो गई। कुछ ही समय बाद दिद्दा के बेटे अभिमन्यु की मौत हो गई। इसके बाद उसके नाबालिग बेटे नंदीगुप्त को दिद्दा ने राजगद्दी पर बिठाया। दिद्दा ने श्रीनगर में अभिमन्यु की याद में अभिमन्युपुरा शहर बसाया, जिसे अब बिम्यान कहा जाता है। इसके अलावा दिद्दा मठ बनवाया, जिसे अब श्रीनगर में दिद्दमार इलाका कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठने के साल भर के भीतर ही नंदीगुप्त की भी बीमारी से मौत हो गई। तब दिद्दा ने एक और पोते त्रिभुवन गुप्त को सिंहासन पर बिठाया। दिद्दा पर यह आरोप भी लगे कि वह वासना की भूखी है
और इसी चाहत को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटों की हत्या भी कराई। कहते हैं कि इस तरह के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। ये आरोप उन सरदारों के थे जो किसी महिला को गद्दी पर नहीं देखना चाहते थे। दिद्दा ने 975 ईस्वी में अपने तीसरे पोते भीमगुप्त को राज सिंहासन पर बिठाया। उसी वक्त दिद्दा की जिंदगी में तुंग नाम का एक नौजवान आया जो पुंछ का एक ग्वाला था। उसकी काबिलियत को देखते हुए दिद्दा ने एक दिन उसे प्रधानमंत्री और सेना का कमांडर बना दिया। इससे कई दरबारी सरदार बेहद खफा हुए। कहा जाता है कि दिद्दा के इस ग्वाले से संबंध थे जिसे उसने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। हर दरबार की तरह कश्मीर का दरबार भी ऐसी साजिशों और अफवाहों से भरा पड़ा था। ऐसे में हो सकता है कि ये भी महज एक अफवाह ही हो। अफगानिस्तान की लड़ाई दिद्दा के कौशल और रणनीति का बेहतरीन नमूना है। दिद्दा ने अफगानिस्तान के राजा वुशमैगीर के खिलाफ लड़ाई का खुद नेतृत्व किया था। उसने महज 500 सैनिकों के साथ अफगानिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया। गुरिल्ला युद्ध तकनीक के चलते दिद्दा ने महज 45 मिनट में ही वुशमैगीर के 38,000 सैनिकों को हरा दिया था। वुशमैगीर के जनरल को दिद्दा ने हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया। रानी दिद्दा ने 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर राज किया। आखिर में उन्होंने उसी साल अपनी गद्दी अपने भाई के बेटे संग्राम राज को सौंप दी। उसी साल दिद्दा की मौत भी हो गई। हकीकत यह है कि दिद्दा के बाद संग्रामराज के जमाने में गजनवी कश्मीर आया था, लेकिन उसे बिना जीते ही लौटना पड़ा था।